नमस्कार, मैं हूं मोना। स्वागत है आपका ट्रू लाइज मीडिया में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना भारत। आज हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक लेख पर करेंगे चर्चा, जिसे पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने लिखा है। भविष्य गांव नहीं, शहर ही है। शहरों की तरफ पलायन सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं होता। शहर और बाजार दरअसल दलितों, पिछड़ों को एक मनुष्य की पहचान देते हैं। सन 1972 की गर्मियों की एक शाम, लू के थपेड़े अभी नरम पड़े ही थे। हम कुछ लड़के छात्रावास से निकले और पीछे बैंक रोड पर स्थित फिराक गोरखपुरी के बंगले की तरफ बढ़ चले। उस गर्मी में हमारा रोज का कार्यक्रम था। उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गर्मियों की छुट्टियों में सभी हॉस्टल खाली करा दिए जाते थे और केवल उन छात्रों को जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भरा हो, समर हॉस्टल में रुककर अपनी तैयारी का मौका मिलता था। इस बार समर हॉस्टल गंगानाथ झा छात्रावास था, जिसके ठीक पीछे फिराक का निवास था। अपने जीवन में ही किंवदंती बन चुके उनका बैठका साहित्य, संस्कृति, भाषा और समाज जैसे विषयों पर खुद को समृद्ध करने का सबसे बड़ा अड्डा था। फिराक साहब की महफिल अभी सजी नहीं थी और हम छात्र वहां पहुंचने वाले पहले ही थे। उस दिन बात भारतीय गांवों पर छिड़ गई। जाहिर है इन सत्रों में ज़्यादातर बोलते फिराक ही थे और हमारी भूमिका श्रोता की अधिक होती थी। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम भी भड़क गए। अपने हाथ का जाम स्टूल पर रखते हुए उंगलियों में फंसे सिगरेट की राख खास अंदाज में झाड़कर और कंचों सी आंखें अंदर तक धंसे कटोरों में घुमाते हुए उन्होंने जो कहा वह किसी बम विस्फोटक से कम नहीं था। उनके अनुसार भारत के गांवों को नष्ट कर देना चाहिए। इनके बने रहने तक देश जहालत, गंदगी और पिछड़ेपन से मुक्त नहीं हो सकता। इनकी जगह 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले छोटे नगर बसने चाहिए, जिनमें मुख्य गतिविधियां कृषि आधारित उद्योगों के इर्द गिर्द घूमती हो। हम सभी शहरों में आ तो गए थे, पर हमारी जड़ें गाँवों में थी। हम उन पर टूट पड़े, पर फिराक तो फिराक ही थे। उन्होंने हमें उन ऐतिहासिक बहसों के बारे में बताया जो भारतीय गांवों को लेकर चली थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज्य या ग्राम स्वराज्य और गांवों को लेकर उनके प्रेम पगे अव्यवहारिक आग्रहों पर डॉक्टर अंबेडकर की तीखी और जमीनी यथार्थ से जुड़ी प्रतिक्रिया। गांधी के लिए गांव स्वर्ग थे और जो कुछ कुरूप तत्कालीन भारतीय समाज में था वह सिर्फ आधुनिक तकनीकी की वजह से था। उनका सपना था कि गांव आत्मनिर्भर हो, वे अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खुद पैदा करें। उनका स्थापत्य और अदालती निज़ाम भी स्थानीय हो और खेती किसानी में उन्हीं यंत्रों का प्रयोग हो जिन्हें गांव के बढ़ई या लोहार बनाते हों। उनके अनुसार रेलवे को इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि उससे हैजा फैलता है। अब इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि यदि गांधी के आदर्श गांव की परिकल्पना मान ली गई होती तो हमारी खाद्य सुरक्षा का क्या होता। पर हमारे लिए अंबेडकर की प्रतिक्रिया आज भी प्रासंगिक है। गांधी के स्वर्ग को सिरे से खारिज करते हुए अंबेडकर ने भारतीय गांवों को साक्षात नरक बताया। कलेजा चीर देने वाली तड़प के साथ उन्होंने लिखा कि गांधी अगर अछूत परिवार में पैदा हुए होते तब उन्हें इस स्वर्ग की असलियत पता चलती जिनका गांवों से जीवित संबंध है। वे आज भी महसूस करते हैं कि अंबेडकर के समय का अछूत हरिजन की यात्रा करते हुए दलित जरूर हो गया है, पर गांव अभी भी उसके लिए नरक ही है। फिराक गोरखपुरी के साथ बिताई वह शाम आज एक खास वजह से याद आ रही है। हमारी समकालीन स्मृति में कोरोना के मारे महानगरों में अपने गांव छत बिछत लौटते लाखों मजदूरों के विजुअल्स हमेशा के लिए टंग गए हैं। उनकी यातना और पीड़ा पर मैं पहले ही लिख चुका हूँ। यहाँ मकसद उस विमर्श को रेखांकित करना है जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी घोषणा से शुरू हुआ है। ज़्यादातर लौटने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और जिन राज्यों के विकास के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया था, विदाई के समय उनका व्यवहार काफ़ी हद तक अमानवीय था। इसलिए यह स्वाभाविक है कि यूपी सरकार ऐसी स्थिति में दुखी और नाराज होती, पर ऐसे में उसकी योजना को देखना जरूरी होगा।
पहले तो यह समझना होगा कि शहरों की ओर पलायन सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं होता। शहर और बाजार दलितों और पिछड़ों को मनुष्य की पहचान देते हैं। गाँव में अभी भी दक्षिण टोला मौजूद है। आज भी किसी दलित को उसकी जाति के तोड़े मरोड़े नाम से ही पुकारा जाता है। माँ बाप का दिया नाम तो उसे शहर में आकर याद आता है। दक्षिण टोला से निकलकर वे शहरों में किसी गंदे नाले या रेल लाइन के किनारे झुग्गी झोपड़े के नरक में सिर्फ इसलिए नहीं रहते कि वहाँ उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि इससे अधिक उन्हें मनुष्य जैसी पहचान भी मिलती है। कोरोना शुरुआत में तो हवाई जहाज़ों से उतरा, पर संक्रमण की आदर्श स्थितियों के कारण जल्द ही महानगरों के स्लम उसके प्रसार स्थल बन गए। अनियोजित और अमानवीय शहरी विकास के कारण हमारे नगरों में गगनचुंबी इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और हरे भरे पार्क हैं, और उनके ठीक बगल में बज बजाते नालों पर किसी तरह से सिर छिपाने भर की जगह वाली कच्ची बस्तियां। आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ कि मनुष्यों के रहने लायक शहर बसाने के लिए प्रयास किए जाएं। स्लमों को हटाकर वहां साफ सुथरी रिहायशी बसाने की कोशिशें की गई। इसकी जगह स्लम में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं देने की बातें राजनीतिक आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद थी, इसलिए उसी की बातें होती रही। ऐसे में किसी सरकार का यह सोचना कि वह 40 लाख से अधिक श्रमिकों को गांव में ही रोक लेगी और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दे देगी, यह देखने वाली बात होगी। पूरी दुनिया में शहरीकरण बढ़ रहा है और भारत में भी अब लगभग आधी आबादी शहरों में रहती है। भविष्य अंततः शहरों का ही है। गाँव में रोककर इन लाखों लोगों को रोजगार देने की वजह उन्हें फिराक गोरखपुरी की सलाह पर गौर करना चाहिए और गाँवों का मोह त्याग कर छोटे छोटे नगर बसाने की सोचना चाहिए। ये नगर साफ सुथरे मकानों, सड़कों, सीवर, ड्रेनेज, पेयजल और हरियाली वाले रिहायशी इलाके होंगे, जो वर्ण व्यवस्था की गलाजत से मुक्ति दिलाकर उन्हें मानवीय बनाएंगे। इनमें छोटे छोटे उद्योग धंधे होने चाहिए जो रोजगार भी दे और पर्यावरण भी बचाए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी कई मिनी नोएडा बसाए जा सकते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। फिर हाजिर होंगे अगले अंक में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।